हेलो हेलो। युवराज। हाँ जी सर। कहाँ इतना वेट कराते हैं आप मुझे। तो मैंने सर को बोला था 3 बजे क्लास रख दे। अच्छा, और आप 3:20 पे आ रहे हैं। सर वो फिर मैं जस्ट अभी अपने कमरे में आया था, लंच कर रहा था। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात सर टाइम थोड़ा ऐसा है ना, क्योंकि इस टाइम पे लंच होता है, फिर ये टाइम थोड़ा या तो चेंज कर लेते हैं, कुछ ऐसे कर लेते हैं। नहीं नहीं, थोड़ा अगर रेगुलरिटी रखिएगा तो हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। आपका स्कूल कितने बजे खत्म होता है? 1:30 सर। 1:30 2:30 तक आराम कर सकते हैं, बहुत टाइम है आपके पास। ओके नेक्स्ट, हमने कहाँ तक कर लिया था, कुछ याद है आपको? 1 मिनट सर। मैं आपको बताता हूँ, हमने रेजिस्टेंस करना शुरू किया था। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस मैंने आपको टेम्परेचर डिपेंडेंसी पढ़ा दिया था, एंड डायमेंशन डिपेंडेंसी मैंने बता दिया था। एक क्वेश्चन था, मैं आपको बताता हूँ। उसमें था क्वेश्चन कि कोई एक रॉड है, ठीक, जिसका रेजिस्टेंस आर है एंड उसकी लेंथ एल है। इस रॉड को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है। एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। नाउ ईच पार्ट इज स्ट्रेच टू ओरिजिनल लेंथ। तब बताता है कि अगर वो ओरिजिनल तक स्ट्रेच करने के बाद उसको कंबाइन किया गया पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा। मतलब एक सेगमेंट आपको कितना मिला, इसको आप स्ट्रेच कीजिए ओरिजिनल लेंथ तक। तो जब मैं स्ट्रेच करूंगा तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज करेगा, उसकी लेंथ इंक्रीज करेगी उसके बिहाफ पे। तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। तो ऐसे ऐसे आपको 3 सेगमेंट दिखेंगे। उन तीनों सेगमेंट को आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन कर दीजिए कुछ इस तरह से, ठीक। तो उस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा वो मुझे फाइंड आउट करना था। कुछ याद आया? जी सर। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। फर्स्ट इसके रेजिस्टेंस को आप मान लीजिए आर। तो आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। जब मैंने इसको 3 इक्वल हाफ में डिवाइड किया तो इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो पहले की कितनी हो जाएगी, L/3 हो जाएगी। हो सकता है। जी सर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिमेन्स ए। अब मैंने इसको स्ट्रेच किया ओरिजिनल लेंथ में, तो इसकी लेंथ L हो गई, बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा, A/3। क्योंकि जितने टाइम्स मैं लेंथ बढ़ाऊंगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतने टाइम्स डिक्रीज करेगी उसके बिहाफ पे। हो सकता हूँ। जी सर। अब इस एक वायर का अगर रेजिस्टेंस देखूं आर डैश, तो कितना हो जाएगा, रो लेंथ तो एल ही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A/3 हो गया। तो पूरा टर्म कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ रो L/A। बोल सकता हूँ। जी सर। रो L/A की वैल्यू कितनी है, आर। तो मैं पूरे टर्म को बोल सकता हूँ 3R। ये तीनों आपस में कैसे कॉम्बिनेशन है, पैरेलल। तो अब 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1, 1/R2 एंड 1/R3। ठीक, उनकी वैल्यूज को पुट कर दीजिए। R1 R2 R3 तीनों की वैल्यू है 3R प्लस 1/3R प्लस 1/3R। एलसीएम कर लीजिए। 3R तो हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 3/3R। 3 कैंसिल आउट, तो R इक्वलेंट इक्वल्स टू R। एज मच। जी सर। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के बेस पे, ठीक है। एक अनदर टर्म आता है डेंसिटी मास इंसेप्ट रिलेशन के बेस पे। वो टर्म कैसे डिफाइन करते हैं, डेंसिटी सिंपली इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम। मास m, वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टू लेंथ। अब मैं इसको दो पार्ट में ब्रेक करूं ताकि मैं यहाँ से एरिया कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो एरिया इज इक्वल्स टू मास बाय डेंसिटी इनटू लेंथ, और लेंथ इज इक्वल्स टू मास बाय डेंसिटी इनटू एरिया। ऐसे लिख सकते हैं। जी सर। अब रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो R इज इक्वल्स टू रो L/A। तो ए की जगह पे अगर ये वैल्यू पुट कीजिएगा तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी D टाइम्स ऑफ L² / M। और यहाँ पे हो जाएगा R इज इक्वल्स टू रो L की जगह पुट कर दीजिए M/D टाइम्स ऑफ A²। तो ये टर्म डिफाइंड हुआ
कि सिंगल सिंगल अगर सिर्फ आपको लेंथ दे रखी हो, सिर्फ आपको एरिया दे रखा हो, तो उसके हिसाब से आप सिंपल ये टर्म यूज कर सकते हैं। ठीक, रो इज इक्वल टू m अपॉन जैसे रो dl²/m, ये पूरा टर्म मैंने किसके लिए यूज किया? लेंथ एज इट इज एल रहेगा, ए की जगह पे आप ये पुट कर दीजिए, तो एल इंटू एल, एल स्क्वायर हो जाएगा। ये आया समझ? वहां पे उस साइड। इस टाइम रो जी सर। एल की जगह पे ये टर्म पुट कर दिया, एरिया ए स्क्वायर हो गया, तो ये पूरा टर्म कितना हो गया? रो टाइम्स एम ओवर डी टाइम्स ए स्क्वायर। एक्चुअली ना मुझे वो वाला पार्ट दिख नहीं रहा है, तो वहां पे अगर सर ट्राई कर सकते तो उसको अवॉइड करना, वहां पे कुछ लिखना। यहाँ दिख नहीं रहा आपको? मतलब वो मेरे लैपटॉप में कोई दिक्कत आ रही है, वो इसलिए दिख नहीं रहा। अच्छा अच्छा, तो मैं इसको फिर से लिख देता हूँ। आर इज इक्वल टू रो, एल की जगह पे मैंने पुट किया एम ओवर डी ए, और ए पहले से था तो डी ए स्क्वायर हो जाएगा। अब जी। दिख रहा है आपको? हाँ जी सर। तो इसके रिस्पेक्ट में मैंने डिफाइन किया कि सिर्फ लेंथ और सिर्फ ए दे रखा हो, तो उसके हिसाब से हम रेजिस्टेंस को हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें बेस्ड एक क्वेश्चन पूछता है आसान सा, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ तक नोट डाउन कर लिया आपने? जी सर। नहीं सर। ओके, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए मेरे पास कॉपर है एंड मैंगनाइन है। ठीक, ये एक अलॉय होता है। ठीक, इन दोनों के लिए रेजिस्टेंस इक्वल दे रखा है। ठीक, रेजिस्टेंस इक्वल, लेंथ वो भी इक्वल। तब कहता है कि कौन इन दोनों वायर में ज्यादा थिकर होगा, वो डिफाइन कीजिए। विच विल बी मोर थिक। तो ये कैसे डिफाइन करेंगे? तो आप सिंपल फॉर्मूला यूज कीजिए रेजिस्टेंस के लिए, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। दोनों के लिए रेजिस्टेंस इक्वल है, सो मैं लिख सकता हूँ रो कॉपर, length copper divided by area of copper should be equals to resistivity of manganese, length of manganese over area of manganese। लेंथ दोनों इक्वल है, कैंसिल आउट हो गया, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर डिवाइड बाय रेसिस्टिविटी ऑफ मैग्नाइट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ कॉपर डिवाइड बाय एरिया ऑफ मैग्नाइट। रेसिस्टिविटी उस पर्टिकुलर एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक, कॉपर बीइंग मेटल उसकी रेसिस्टिविटी कम होगी, मैंगनाइन बीइंग अलॉय उसकी रेसिस्टिविटी ज्यादा होगी। जिसकी रेसिस्टिविटी जितनी ज्यादा होगी, एरिया उसका क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मैं इसके हिसाब से क्या बोल सकता हूँ, कौन ज्यादा थिकर होगा? युवराज? हेलो? हेलो? अब आवाज आ रही है? हेलो?
हेलो युवराज, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो युवराज, हेलो सर, अब आ रही मेरी आवाज? हाँ क्लियर क्लियर आ रही है। हाँ जी सर, अब आपकी भी आ रही है। सर पता नहीं क्या हुआ था, इसको बीच में अचानक से आवाज आनी। सर मेरे लैपटॉप में ना कुछ दिक्कत आ रही है, मुझे लग रहा है। एक नीचे की स्क्रीन भी गायब हो रखी है, ऊपर से ये आवाज वाली दिक्कत भी आ रही है, समझ नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, यहाँ भेजता तक समझ आया आपको? हाँ सर, यहाँ ये वाला तो समझ आ गया। तो मैं यहाँ डिफाइन कर सकता हूँ कौन ज्यादा थिकर होगा, कॉपर और मैंगनाइन। सर यहाँ पे हमारा क्या कहते हैं, एक मिनट सर, यहाँ पे हमारा सर। मैग्नाइन उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू कॉपर, क्योंकि ये एलॉय है और ये मेरे पास कोई मेटल है, इसलिए कॉपर लेस अच्छा, मतलब थिन होगा एंड तो मैग्नाइन सर वो थिकर होगा। मैग्नेट ज्यादा एरिया ज्यादा होगा उसका, क्योंकि हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ, जी तो सर। इसके हिसाब से मैं ये भी बोल सकता हूँ कि हम जो हाई टेंशन जो वायर यूज करते हैं उसमें कॉपर वायर क्यों यूज करते हैं, मैग्नाइन एंड ये सब वायर क्यों यूज करते हैं। तो आप बोलिएगा कि जितनी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी उसके हिसाब से वो उतना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, उतना ज्यादा थिक शो करेगा, इसीलिए वो स्लैग कर सकता है, वो वायर स्ट्रेटन में ज्यादा नहीं होगा। आया समझ? हेलो, जी सर। ओके, ये समझ आ गया यहाँ तक? हाँ जी सर। नोट डाउन कर लिया था आपने? हाँ जी सर, कर लिया। ओके, अब इसके बाद एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिफाइन किया जाता है कि हम रेजिस्टेंस एक्चुअली में डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट अगर अलग अलग ओरिएंटेशन में गिवन हो, ठीक है, वेरियस शेप्स के लिए, तो उसके लिए कैसे डिफाइन करते हैं। तो हम एक नेक्स्ट टॉपिक डिफाइन करते हैं, रेजिस्टेंस फॉर वेरियस शेप ऑफ कंडक्टर। सिंपल हमारे पास फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो L बाई ए, ठीक। तो इन दोनों टर्म लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है, तो सिंपल डिफाइन कीजिए उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है कुछ इतना बड़ा, इससे रिलेटेड मैं यहाँ से करंट फ्लो कर रहा हूँ आई, ठीक। तो करंट जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करती है उसी डायरेक्शन में जो डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो जो करंट के पैरेलल होता है वो हमेशा लेंथ की तरह बिहेव करता है, याद रखिएगा। तो लेंथ हम उस डायमेंशन को बोलते हैं विच इज पैरेलल टू करंट, ठीक। दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसको बोलते हैं, जो उस करंट के फ्लो के परपेंडिकुलर सेगमेंट होता है, ये टर्म उसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन।
तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज परपेंडिकुलर टू फ्लोइंग करंट। तब इसके बेस पे अगर मैं अलग अलग शेप ऑफ ऑब्जेक्ट लूँ एंड उसके लिए बोलूँ कि आप रेजिस्टेंस डिफाइन कीजिए, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई एक रेक्टेंगल है कुछ इस तरह से, क्यूबॉइड मतलब ऐसे, ऐसे आपको बोले इसके लिए मुझे रेजिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए। अगर ये लेंथ आपको दे रखा है x, ये लेंथ दे रखा है y और ये लेंथ दे रखी है आपको z। मुझे करंट कैलकुलेट करना है, मतलब रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है फर्स्ट। अगर मैंने करंट इसके थ्रू फ्लो कराया तब, ठीक। एंड अगर मुझे करंट कैलकुलेट करना हो, मतलब रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना हो अगर मैंने करंट इसके थ्रू फ्लो कराया तब, ठीक। इसको आप मान लीजिए R1, इसको आप मान लीजिए R2। फाइंड कीजिए R1 और R2 कितना हो सकता है। युवराज, कंसेप्ट समझ में आया? जी सर। R1 की वैल्यू कितनी होगी, R2 की वैल्यू कितनी होगी? एक मिनट सर, नोट डाउन कर। बताइए आंसर। युवराज, समझ आया ये क्वेश्चन? नहीं सर। देखिए, पहला मुझे R1 कैलकुलेट करना है। R1 इज इक्वल टू रो। मैंने ऊपर कहा था जो लेंथ होता है वो हमेशा करंट के फ्लो के पैरेलल। तो करंट ऐसे जा रही है, तो कौन से इसमें डायमेंशन इस पर्टिकुलर करंट के पैरेलल है, एक्स, वाई और जेड? विराज, सर रो एल ओवर ए हो जाएगा तो एक्स ओवर वाई। एक्स लेंथ की तरह बिहेव करेगा, डिवाइड बाय हाँ जी एरिया ऑफ सर। क्रॉस सेक्शन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ वाई जेड करंट, हो जाएगा सर वो। वाई जेड। ठीक, तो ये मेरे पास रेजिस्टेंस R1 हो गया। सिमिलरली R2 की वैल्यू कितनी हो सकती है, रो टाइम्स इसमें लेंथ कौन होगा, करंट कुछ ऐसे जा रही है तो इसके पैरेलल कौन सा सेगमेंट है, एक्स, वाई और जेड? हेलो? सर आ रही है आवाज? हाँ हाँ, बोलिए। सर एल हो गया और वहां पे 2 पाई आर हो गया, 2 पाई आर यहाँ इस वाले माइनस इसमें और इसमें फ्लो इसमें करेगा। इसमें 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 अच्छा इसमें सर, इसमें R2 हमारा हो गया सर, जेड हमारी लेंथ हो गई और वाई हम्म, एक्स हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। बस
सिमिलरली अगर मैं यहाँ डिफाइन करूं r विच इज तो इक्वल सर टू रो, इसमें यही बताना था सिर्फ? हाँ सिंपल ये डिफाइन करना था। इसमें बताइए। सर इसमें मेरे हिसाब से क्या कहते हैं, ए है वो बी है ना सर? ए ये एंड बी रेडियस है ना? रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन है उस तो सर सिलेंड्रिकल सेगमेंट के बी लिए। माइनस ए, एक मिनट, तो सर इसमें हम आर इज इक्वल टू रो, एल हमारा हो गया जो एल दिया हुआ है, हम्म अपॉन 2 पाई पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, सो मतलब पाई पाई बी ए स्क्वायर। स्क्वायर हाँ जी बी सर, स्क्वायर पाई बी माइनस ए। स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सर, हाँ जी। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने डिफाइन किया कि अगर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया हो तब उसके बेस पे हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। अगर मेरे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरिएबल हो तब उसके लिए कैसे सॉल्व करते हैं, मैं आपको वो बताता हूँ। इसको यहाँ तक नोट डाउन कर लिया आपने? हाँ जी सर, बस कर लिया। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ऐसे कुछ गिवन हो आपके पास, जैसे मैंने सिलेंडर डिफाइन किया था पीछे, सेम उसी तरह। मान लीजिए आपका एक सिलेंड्रिकल वायर ऐसे दे रखा हो और इसमें जो करंट फ्लो करती हो, ठीक, वो यहां से इस एंड से इस एंड के बीच में, मतलब एक एंड ये हो और एक एंड ये हो, करंट कुछ ऐसे फ्लो करती हो, ऐसे। सपोज कर लीजिए बैटरी है। सर एक क्वेश्चन था, हम्म जो सर पीछे वाली हमारी फिगर थी, हम्म सर उस पीछे वाली फिगर में क्या कहते हैं, उसमें कोई ये R2 नहीं था, उसमें सिर्फ R1 था। अच्छा, ये सेकंड डायग्राम मैंने लिखा था। जी सर। हाँ, सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस था, इसी को मैं दूसरे पार्ट में दिखा रहा हूँ आगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, मतलब करंट अगर ऐसे फ्लो करता हो तब उसके उसके विड्थ के बीच में, तब मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरिएबल होगा, कांस्टेंट होगा। सर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा कांस्टेंट होगा सर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो। नहीं, अगर सामने वाले सर्कुलर पोर्शन को देखिएगा तो कुछ ऐसा कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, तो जी सर। एक मेरे पास कुछ ये टर्म डिफाइन करेगा, करंट इसके बीच में फ्लो कर रही है। ठीक है, तो हम क्या डिफाइन करते हैं, करंट जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करती हो उसके परपेंडिकुलर जो सेगमेंट होता है वो लेंथ की तरह बिहेव करता है, मतलब एरिया की तरह बिहेव करता है, एंड उसके पैरेलल जो सेगमेंट होता है वो करंट की तरह, मतलब लेंथ की तरह बिहेव करता है। तो देखिए इस चीज को मैं अगर यहाँ से देखूं, ये मेरे पास फ्लोइंग करंट है इस डायरेक्शन में, तो उसके परपेंडिकुलर ये सेगमेंट है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो सिलेंडर है वो छोटे छोटे सर्कल से मिलकर बना होगा, ठीक, कुछ इस तरह से, समझ एक गया सर, मतलब छोटे छोटे जैसे सर्कल्स रिंग को टाइप। जोड़ के एक विड्थ आ गई होगी, वो हम्म सिलेंडर बन गया। हम्म कुछ ऐसे, इसकी अपनी विड्थ होगी यहाँ से यहाँ तक, ये हम्म। टर्म कुछ ऐसा होगा। तो ये जो सर्कुलर सेगमेंट है, क्या उसका रेडियस मतलब उसका एरिया होगा, चेंजेबल होगा ना, बोल सकते हैं। हाँ जी सर, तो इसकी एरिया विड्थ यहाँ चेंज से यहाँ तक मान लीजिए dx, एंड इसका डिस्टेंस बाय। यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक x। जो चेंज एक्स। कर रहा है इसका अपना रेडियस a टू कंप्लीट रेडियस b तक, आया समझ? हाँ जी सर। हम्म अब मेरे पास इसके लिए अगर डिफाइन करूं रेजिस्टेंस, तो सर बट एक बार ही सिलेंडर बन गया, तो फिर हम्म उसमें उसकी इनर सरफेसेस से हमारा क्या कोरिलेशन है, क्योंकि वो तो एक बार ही एक साथ जुड़ गए, तो फिर उसकी विड्थ एक स्पेसिफिक विड्थ हो गई ना। नहीं नहीं, आप समझे नहीं, देखिए इसमें हो क्या रहा होगा, ये जो आपको सामने जो रिंग टाइप दिखाई दे रहा है वो एक्चुअली में पूरे इंटायर रीजन तक यहाँ तक एग्जिस्ट करता होगा वो। ठीक है, जी सर। ऐसा, ठीक, तो वो हाँ सर, वो तो मैं समझ गया। ऐसे चेंज करता हाँ होगा सर, पूरे मतलब इंटायर रीजन छोटे में। छोटे स्फीयर्स जोड़ के एक बड़ा वो बना होगा। हाँ, छोटे छोटे सिलेंड्रिकल, वो एक्सपैंड करके सिलेंड्रिकल। पूरा कंप्लीट बनाता होगा। तो मैं बोल सकता जी हूँ कि सर। यहाँ पे जो एरिया है वो चेंज कर रहा है फ्रॉम ए सर ये तो टू वही हो बीटा गया में। ना कि मतलब छोटे छोटे सिलेंड्रिकल्स भी जोड़ोगे तो छोटे छोटे सर्कल से एक तो सिलेंड्रिकल बनेगा। हाँ, अगर सामने क्रॉस सेक्शन को देखूंगा तो रिंग की तरह ट्रीट करोगा, सामने से अगर बाहर से देखूंगा तो फिर मतलब सिलेंड्रिकल रीजन की तरह एक्ट कर रहा है।
तो मैं बोल सकता हूँ जी ना कि यहाँ पे एरिया चेंज कर रहा है, एरिया एक्सपैंड कर रहा है फ्रॉम दिस रेडियस टू दिस रेडियस। हाँ जी सर। तब इसके बीच में मतलब रेजिस्टेंस कितना होगा मुझे वो कैलकुलेट करना है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला सिंपली रो एल। एल यहाँ पे किसको बोलते हैं, जो करंट के फ्लो के पैरेलल सेगमेंट होता है। तो करंट के फ्लो के पैरेलल सेगमेंट ये विड्थ की तरह है, जी यही सर। होगा ना। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, dx डिवाइड बाई एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर रिंग। एरिया ऑफ द रिंग या ऐसे एरिया इस पर्टिकुलर स्मॉल पोर्शन के लिए कितना हो सकता है, 2 पाई r टाइम्स स्मॉल विड्थ। ये मेरे पास 2 पाई x उसकी विड्थ होगी, एंड एंटायर रीजन यहाँ से यहाँ तक उसका अपना कुछ लेंथ होगा l। तो ये उसका टोटल कर्व सरफेस एरिया डिफाइन करेगा, बोल सकते हैं। जी सर। अब मुझे क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है, कहां से कहां तक। तो ये dx है वो चेंज कहां से कहां तक करता होगा, फ्रॉम a रेडियस टू b रेडियस। तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए फ्रॉम a टू b। इसी में क्वेश्चन अगर कभी कभी गिवन होगा कि रेजिस्टिविटी भी अगर कांस्टेंट ना हो तो उसकी वैल्यू भी पुट कर दीजिए एंड इंटीग्रेट कर दीजिए, आपका टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा। आया समझ। जी सर। एक नेक्स्ट मैं क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूँ। मान लीजिए अगर ये सिलेंड्रिकल रीजन नहीं होता, कोई स्फेयर होता, उसके लिए ये मैंने कोई सिलेंड्रिकल रॉड लिया था उसके बेस पे। अगर आपके पास सेम कोई स्फेयर होता, हॉलो स्फेयर, ठीक, तो उसका भी क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा ही दिखता आपको। एक इनर रीजन ये दिखता एंड आउटर रीजन कुछ ये दिखता। ये एक्चुअली में स्फेयर है, आप ये समझिए, 2 डायमेंशनल सर्कुलर रीजन नहीं है। तब इसके लिए अगर एक एंड यहां से कनेक्टेड बैटरी और एक एंड बाहर से कनेक्टेड बैटरी, तब इसके बीच में रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो कैसे निकालेंगे। सेम इसी तरह जैसे ऊपर मैंने फेयर है अज्यूम ना किया था। बेसिकली। हम्म सेम जैसे ये ऊपर अज्यूम किया था, तो ये चूंकि प्लेन सर्कल की तरह ट्रीट किया है तो ये मेरे पास सेगमेंट रिंग की तरह बिहेव करेगा। बट यहाँ जी पे सर। अगर सेगमेंट लीजिएगा तो एक स्फेरिकल शेल की तरह बिहेव होगा। तो इसके लिए मेरे पास रेजिस्टेंस का सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा रो, लेंथ यहाँ पे हो जाएगी dx, एरिया यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई r²। आया समझ। जी सर। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक, फ्रॉम वन रेडियस टू अनदर। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस इसके लिए कैलकुलेट हो जाएगा। आया समझ। हाँ जी सर। इसको ड्रॉ कर लीजिए। या सर। ओके, एक क्वेश्चन। अगर आपका एरिया भी चेंज करता हो और उसके हिसाब से लेंथ भी चेंज करे उसके अकॉर्डिंग, जैसे एक क्वेश्चन था, ये कोई ऑब्जेक्ट है कुछ इस तरह से, करंट फ्लो करना शुरू किया कुछ यहाँ से इस तरह, ठीक, ऐसे। तो बताइए इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए रेजिस्टेंस कितना होगा अगर यहाँ से इसका अपना रेडियस a है और यहाँ से इसका अपना रेडियस b है, ठीक। इसकी टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी, l। इसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे। सर इसको 2 सिलेंडर्स में डिवाइड कर लेंगे। अच्छा, कैसे। सर मतलब ए और बी के अलोंग अगर हम, इससे क्या फायदा होगा लेकिन। हम्म
सर इसको 2 कोन बना लेते हैं। अच्छा, 2 कोन बना लेते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा? एक बेस ए के लॉन्ग, एक बेस बी के लॉन्ग। अच्छा, तो फिर? फिर उससे एरिया निकालना आसान हो जाएगा। नहीं, देखिए आप कुछ ऐसे समझिए, आप इसको अज्यूम कीजिए किसी भी इंस्टेंट पे क्रॉस सेक्शन ऐसा कुछ होगा, ठीक यही है। तो कह रहा था सर। जो देखिए कुछ सबसे ऐसा पहले है। कहा था कि 2 सिलेंडर्स बना लेते हैं, एक बकेट होगी ना, 2 बकेट्स। अच्छा, ऐसा। तो मेरे पास इस पर्टिकुलर सर्कुलर रीजन का कुछ अपना रेडियस होगा। यहां से इस पर्टिकुलर रेडियस को आप मान लीजिए एक्स तो वाई इसको या कुछ भी मान लीजिए, वाई मान लीजिए। इस पॉइंट पे, इस इंस्टेंट से यहां से यहां तक कुछ डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को आप एक्स मान लीजिए, ठीक। तो मैं इस लाइन के लिए, चूंकि मेरे पास ये जो y है वो चेंज कर रहा है फ्रॉम a टू b, तो मैं इसको वेरिएबल ट्रीट कर सकता हूँ। एंड जी उसके बेस सर। पे, इक्वेशन ऑफ लाइन के बेस पे मैं y की वैल्यू x के रेस्पेक्ट में a एंड b के साथ निकाल सकता हूँ। सर रेट ही निकाल लेते हैं ना कि। हाँ हाँ, तो यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक। जी यहाँ सर। पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो एक मेरे पास पॉइंट है ये, एक मेरे पास पॉइंट है ये, और एक मेरे पास पॉइंट है ये। उनके लिए स्लोप इक्वेट करके मैं वहां से इक्वेशन निकाल सकता हूँ, या सिंपल फॉर्मूला यूज कर दीजिए, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। यहाँ पे तो ये y रेडियस फॉर्मूला है, था। इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर 2 पॉइंट फॉर्म। अच्छा ओ। जी वाई सर। वन यहाँ पे किसके इक्वल है? ए के इक्वल। वाई टू माइनस वाई वन दैट इज बी माइनस ए डिवाइड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक। तो ये हो जाएगा L माइनस 0 एंड x माइनस एक्स वन लिख सकते हैं। जी सर। तो ये पूरा टर्म कितना आ जाएगा? y इज इक्वल्स टू b माइनस ए ओवर L टाइम्स x प्लस a। ये आपका क्या आ गया? रेडियस आ गया। तो ये मेरे पास x डिस्टेंस है, तो उसकी आपने कुछ विड्थ इस तरह से चेंज कर दी होगी, इस विड्थ को आप dx मान लीजिए। सो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए। तो यहाँ पे लेंथ किसकी तरह कौन होगा? dx लेंथ की तरह बिहेव कर सकता है, जी सर। तो मैं dx लिख सकता हूँ डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज पाई बाय स्क्वायर। y की वैल्यू कितनी है? इतनी पुट कर दीजिए इस टर्म में, ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी? रो, सर ने पाई वाई स्क्वायर क्यों लिखा है लेकिन। ये मेरे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अच्छा कैसा दिख रहा पाई है आर आपको? स्क्वायर, हाँ समझ गया, ठीक है ठीक है। तो हो जाएगा पाई वाई स्क्वायर इज b माइनस ए डिवाइड बाय l टाइम्स x प्लस a उसका होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन फ्रॉम रेडियस a टू b। इसको इंटीग्रेट शायद कर सकते हैं आप, नहीं सर। इस पूरे टर्म को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अच्छा हाँ, सब्स्टिट्यूशन वाला आप ही लेट, ने सिखाया था सर, अभी तक मैथ्स में नहीं आया। अच्छा, लेट b माइनस ए प्लस प्लस ए इज इक्वल्स टू e मान लिया, डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो b माइनस ए ओवर l, dx का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन dx एंड a का डिफरेंशिएशन 0, t का डिफरेंशिएशन dt। तो मुझे dx की वैल्यू निकालनी है, तो dx इज इक्वल्स टू dt ओवर दिस टर्म हो जाएगा। जी सर। पहले यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, मैं आपको आगे सॉल्व कराता हूँ। जी सर, एक मिनट।
हम्म, ये हो गया। क्या? एक मिनट से बस डायग्राम खत्म कर रहा हूँ। डन सर। ओके, अब इन वैल्यूज को इक्वेशन पुट कर दीजिए। तो ये टर्म आ जाएगा r इज इक्वल्स टू रो dx की जगह पे मैं पुट करूंगा dt डिवाइड बाय ये पूरा टर्म dt ओवर दैट टर्म आ जाएगा यहाँ से dx इज इक्वल्स टू dt डिवाइड बाय दिस, तो हो जाएगा l ओवर b माइनस a ओवर टी स्क्वायर इंटीग्रेशन। तो 1/t², ऊपर जाके पावर -2, उसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो ये पूरा टर्म आपका कुछ ऐसा दिखेगा, b माइनस ए माइनस 1/t, कुछ ऐसा आएगा। हमने t अज्यूम किया था, t इज इक्वल्स टू b माइनस ए ओवर लेंथ l टाइम्स x प्लस a, इसको मैंने माना था। तो इस पूरी वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, लिमिट पुट कर दीजिए, तभी पूरा टर्म आ जाएगा रो टाइम्स ऑफ l b माइनस ए माइनस 1/t, t की वैल्यू इतनी है तो 1/b माइनस ए ओवर लेंथ l टाइम्स x माइनस a, लोअर लिमिट अपर लिमिट एज मच। जी सर। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, एक बार x की जगह पुट कर दीजिए। नहीं नहीं, एक मिनट, इसमें लेंथ चेंज कहाँ से कहाँ तक कर रही थी, वेरिएबल टर्म यहाँ से मिल लिया था ना वेरिएबल, तो x की वैल्यू 0 से लेके l तक चेंज करेगी, इसलिए जो लिमिट होगा वो 0 से लेके l तक होगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x है, y को मैंने इंटीग्रेट किया तो 0 से लेके l तक। आया समझ? जी सर। तो मैं इसको पुट कर सकता हूँ रो टाइम्स ऑफ l बाई b माइनस ए, ठीक। एक बार अपर लिमिट पुट कीजिएगा तो एल एल कैंसिल आउट, तो यहाँ पे बचेगा b माइनस ए और a कैंसिल आउट, तो पूरी वैल्यू आ जाएगी -1/b, ठीक। फिर सेकंड टर्म आ जाएगा प्लस में, मैंने थोड़ा उल्टा पुट कर दिया, पहले अपर लिमिट वहां से तो पुट किया, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो प्लस हो जाएगा, तो 0 पुट कीजिएगा तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, हाँ ठीक। जी सर, ए रह तो जाएगा। सिर्फ a बच जाएगा 1/a, एलसीएम कर लीजिए तो हो जाएगा रो टाइम्स ऑफ l b माइनस ए, ये पूरा टर्म आ जाएगा a माइनस बी डिवाइड बाई ए ए बी कैंसिल आउट, वहां पे लास्ट में पाई बचा था आपके साइड में, यहाँ पे पाई पाई पाई, यहाँ पे देखिए यहाँ पाई था ना, उसके लिए तो ये ए बी एंड के बी माइनस ए कैंसिल आउट, उल्टा लिखा मैंने, सीधा लिखा, लिमिट में थोड़ी बहुत गड़बड़ है तो इसलिए उस माइनस माइनस गड़बड़ आ रहा है, नहीं तो आपका आंसर प्लस में होता। तो पूरा जो आपका आंसर आ जाएगा रो टाइम्स ऑफ एल बाई ए इंटू, कुछ ऐसा आंसर आएगा। आया समझ? हाँ जी सर। ओके, इसको लिख लीजिए।
डन सर। ओके देन, आप इतना पढ़ के रखिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करूंगा एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी, ये सारे टर्म, ठीक है। एंड जी ऑन सर। टाइम रहिएगा, ठीक है, याद से। हाँ जी सर। ठीक है, ओके। थैंक यू सर। सॉरी सर। कोई बात नहीं।